हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का लेसन 3। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेसन 3 है। लेसन का नाम है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखो विद्युत रसायन होता क्या है, इसके अंदर हमको सबसे ज्यादा क्या सेल के बारे में पढ़ना है। जितने भी आपने सेल देखे हैं लगभग उसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो होता क्या है कि रसायन विज्ञान अपनी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा व विद्युत ऊर्जा के अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, विद्युत रसायन कहलाता है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसको बोलते हैं, मेन तो उसको बोलते हैं जिसके अंदर आप करते क्या हो कि मान लो आपके पास सेल है, उस सेल के अंदर कोई केमिकल भरा हुआ है जिससे आपको क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। और ऐसे में बात करूं बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या है कि विद्युत ऊर्जा से आपने उसको चार्ज किया, केमिकल ऊर्जा में चेंज हुआ और उसी केमिकल ऊर्जा से वापस आपने क्या बना ली, विद्युत ऊर्जा बना ली। दो चीज होगी। तो उन सबका जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत रसायन बोलते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की ये एक ब्रांच है। बहुत अच्छा लेसन है। ठीक है, और अपने आरबीएससी के अंदर इसमें कभी का जैसे 3 नंबर का तो क्वेश्चन है ही, बनते हैं, 2 के आ जाए, 3 के आ जाए, कभी कभार 4 के भी दे देते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें अपन को क्या पढ़ना है, विद्युत रासायनिक सेल, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, उसी को बोलते हैं वोल्टीय सेल। देखो एक वोल्टा नामक साइंटिस्ट था, उसने ना इस सेल के बारे में बताया था, तो इसका नाम क्या दे दिया, वोल्टीय सेल। ठीक है, इस सेल की स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है, विद्युत रासायनिक सेल का चित्र सहित वर्णन करो। देखो सेल का डायग्राम बनाओगे, इस सेल के बारे में बताओगे। जो मैं आपको बता रहा हूं वही चीज आप नोट्स बनाना, साथ साथ उसको लिख लेना। ठीक है, तो ये चीज सारी समझ आ जाएगी। देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक पात्र लिया। ठीक है, एक पात्र यहाँ लिया, एक पात्र यहाँ पे लिया। इस पात्र के अंदर जिंक की रॉड डाल दी, ZnSO4 का विलयन भर दिया, जिसकी सांद्रता यहाँ पे कितनी दे दी, 1 m, 1 मोलर था, ध्यान रखना मोलैरिटी। ऐसे ही इसके अंदर CuSO4 का विलयन डाला, इसकी सांद्रता कितनी दे दी, 1 m, और कॉपर की क्या कर दी, यहाँ पे रॉड लगा दी। तो देखो इसको बोलते हैं अर्ध सेल। ये आधा सेल कहलाएगा, अर्ध सेल, और ये भी आधा सेल कहलाएगा, अर्ध सेल। इन दोनों से मिलके क्या बन गया, एक पूरा सेल बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण क्यों बोलते हैं अभी आगे बताऊंगा। इसको बोलते हैं अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, हाफ सेल ये है, हाफ सेल ये है, इन दोनों से मिलके क्या बन गया, एक सेल बन गया। तो अपन को स्ट्रक्चर बतानी है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर में ये लिखोगे कि एक पात्र लेते हैं जिसके अंदर ZnSO4 का विलयन लेते हैं और जिंक की रॉड डुबोते हैं। ऐसे दूसरे पात्र में CuSO4 का विलयन लेते हैं और उसके अंदर कॉपर की रॉड डुबोते हैं। दोनों रॉड को हम अमीटर के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इन दोनों पात्र को हम एक लवण सेतु से जोड़ेंगे जिसके अंदर KCl या फिर क्या भरा होता है, KNO3। लवण सेतु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरबीसी में क्वेश्चन आया हुआ है लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु के कार्य। ठीक है, अब आप सबसे पहले है ना, साथ साथ जब नोट्स बनाओ तो पहले आप इस डायग्राम को बनाओगे जैसे मैंने बनाया है वैसे ही। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, लवण सेतु के कार्य भी बताने पड़ेंगे, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है, लवण सेतु के सिर्फ 2 ही कार्य आपको लिखने हैं। पहला परिपथ को पूर्ण करता है, इसका जो भी सर्किट बन रहा है उसको क्या करता है, पूर्ण करता है। दूसरा दोनों विलयन में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ये सेल कैसे कार्य करता है। सेल का कार्य करना क्या होता है कि इसको अमीटर से जोड़ दिया, इसके साथ यहाँ पे एक बटन कुंजी भी लगी होती है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, अब होता इसमें क्या है कि जैसे इसका विद्युत परिपथ शुरू होगा तो यहां से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे, और विद्युत धारा इस तरफ क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, जिंक से इलेक्ट्रॉन इधर निकल के कहां गए, कॉपर में गए। तो देखो आपने 11वीं में लेसन पढ़ा हुआ है ऑक्सीकरण अपचयन वाला, रिडॉक्स अभिक्रिया। उस रिडॉक्स अभिक्रिया के अंदर अपन बात करें तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ होती है तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। इस सेल में भी ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहा है, तो इस सेल के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। अब मेन बात यह है कि जिंक ने यहां से इलेक्ट्रॉन दिया, जिंक जब यहां से इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो देखो होगा क्या,
जिंक अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देना कहलाता है ऑक्सीकरण। और कॉपर यहाँ पर आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ध्यान रखना यहाँ पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है और कॉपर का क्या होता है, अपचयन होता है। अब जिंक का जो ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ और कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो देखो अपने को यहाँ पर इसको लिखना किससे है, जिंक वाली साइड को हम नेगेटिव साइन से लिखते हैं, कॉपर वाली साइड को हम पॉजिटिव साइन से लिखते हैं। जिंक को हम एनोड बोलते हैं, कॉपर को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ठीक है, जो थ्योरी मैंने बताई है वो आप थ्योरी इसके लिए लिखोगे, जैसे चित्र से तो वर्णन आ जाए तो चित्र बना के इसके बारे में बताना होता है कि ये सर्किट हमने कैसे बनाया। अब देखो इसका प्रैक्टिकली क्या होता है कि प्रेक्षण, भाई इसने क्या क्या देखा इस सेल के अंदर। जैसे ही सेल चालू करा तो देखो जिंक जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, तो ये जिंक की छड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म होती जाएगी, ठीक है, एकदम पतली सी होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जिंक का भार धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही जिंक इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागेगा तो यहाँ पर विलयन के अंदर Zn+2 की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट है ZnSO4 विलयन में Zn+2 की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही जब यहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन है, मतलब इसके अंदर क्या है, Cu+2 आयन है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Cu+2 आयन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यहाँ पे कॉपर की छड़ पे क्या हो जाएगा, कॉपर बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉपर की छड़ पर कॉपर का एकत्रित होना। और फोर्थ पॉइंट ये होता है कि कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर Zn+2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे Zn+2 की सांद्रता बढ़ेगी, यहाँ पे कॉपर+2 की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। तो इन दोनों के आयनों की सांद्रता को समान बनाए रखने के लिए क्या होता है, लवण सेतु होता है, ठीक है, जिससे ये सेल वर्क करता रहे। उसके बाद इस सेल को बना के निष्कर्ष क्या निकाला गया, रिजल्ट क्या निकाला गया, तो निष्कर्ष देखो ये निकाला गया कि यहाँ पर जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जिंक सॉलिड है, Zn+2 से मतलब जिंक सॉलिड है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो आयन के रूप में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर है, इसका अपचयन होता है, तो कॉपर यहाँ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जिसका अपचयन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। आपसे पूछे यहाँ पर ऑक्सीकारक क्या है, तो कॉपर+2 यहाँ पर ऑक्सीकारक हो गया। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको हम बोलते हैं अपचायक, तो जिंक यहाँ पर क्या है, अपचायक है, ठीक है। संपूर्ण अभिक्रिया हम देखेंगे तो क्या होगा, जिंक सॉलिड है, कॉपर+2 आयन से ये क्रिया करता है। जिंक सॉलिड जैसे कॉपर+2 आयन से क्रिया करेगा तो Zn+2 बनेगा और कॉपर सॉलिड बनेगा। या इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिंक सॉलिड CuSO4 से रिएक्शन करेगा, ZnSO4 बनेगा और Cu+2 बनेगा। ये आपका हो गया गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल। आरबीसी में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल का वर्णन करो। डायग्राम भी अलग से पूछा हुआ है कि इसका सिर्फ चित्र बनाइए 1 नंबर का, ठीक है। और ये वाली अभिक्रियाएं दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमसे पूछी जाती है, आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना लवण सेतु के कार्य भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको इस पे भी ध्यान रखना है। आरबीसी में ये भी पूछा गया लवण सेतु के कार्य क्या है, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, 2 ही कार्य हैं। पहला, परिपथ को पूर्ण करना, परिपथ को पूर्ण करना। दूसरा, आयनों की सांद्रता बनाए रखना। ठीक है, जहां प्लस का आयन ज्यादा हो जाएंगे उसको माइनस के आयन दे देगा, जहां पे माइनस के आयन ज्यादा हो जाएंगे वहां पे प्लस के आयन दे देगा। ठीक है, साथ साथ नोट्स बना लेना, ये सारी चीज उतारनी है। हाँ, एक चीज और, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है इसको याद करने का तरीका दिया हुआ है लॉन, LOAN से। लॉन का मतलब L लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण होगा, उस लेफ्ट साइड को एनोड बोलेंगे और उस पे साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अब देखो उसके बाद हमको एक चीज और करनी है। अब बात करते हैं सेल आरेख की। अगर आपसे पूछा जाए डैनियल सेल का या गैल्वेनिक सेल का, वोल्टियर सेल का सेल आरेख बनाइए, तो वोल्टियर सेल का सेल आरेख बनाना हो तो आरेख अलग चीज होती है, जो अपन ने सभी सेल बनाया था डायग्राम वो अलग चीज है। अब आपको सेल का आरेख कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर होता क्या है, सेल आरेख बनाने के लिए हमको क्या करना है, दो लाइनें ऐसी दिखानी है। ये दोनों लाइनें किस चीज को दिखाती है, लवण सेतु के बारे में, कि मतलब दोनों सेल को किससे अलग किया गया है, लवण सेतु से अलग किया गया। इस लवण सेतु के इस तरफ हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे और इस तरफ हम अपचयन अभिक्रिया के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उस मेटल का नाम, उसकी प्रावस्था, फिर एक लाइन, फिर मेटल के आयन, और अगर उसकी कोई सांद्रता दी गई है तो वो सांद्रता C से मैं यहां लिख रहा हूं। ऐसे ही जिसका अपचयन हो रहा है उसकी सांद्रता, जिस मेटल का अपचयन हो रहा है उस मेटल के बारे में लिखेंगे और उस मेटल के सॉलिड रूप के बारे में लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो वोल्टियर सेल की या गैल्वेनिक सेल की। आपको वोल्टियर सेल की समीकरण याद होनी चाहिए। मान लो आपको ऐसे समीकरण दे देगा कि जिंक ने कॉपर आयन से रिएक्शन की, जिंक ने क्या किया बेटा, कॉपर आयन से रिएक्शन करी, Zn+2 बनाया और कॉपर सॉलिड बनाया। तो देखो अपन को यहाँ पता चल रहा है जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन, रिडक्शन, ठीक है। तो इसका हमको सेल आरेख बनाने सबसे पहले लवण सेतु बनाओ, ठीक है। यहां पर हमको ऑक्सीकरण के बारे में लिखना है, यहां पर हमको अपचयन के बारे में लिखना है, ठीक है। ऑक्सीकरण में हम क्या लिखेंगे कि जिंक सॉलिड है वो किस में चेंज हुआ, Zn+2 आयन में चेंज हुआ। सेल के अंदर हमने सांद्रता विलयन की लिखी थी 1m, ऐसे ही कॉपर आयन की हमने सांद्रता लिखी थी 1m, कॉपर आयन है और ये किस में चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड में। अगर इसको चाहो तो ऐसे डब्बे में यूं बंद करके दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। ये आपका बन गया डैनियल सेल का सेल आरेख। क्वेश्चन पूछा हुआ है आरबीएससी में, डैनियल सेल का सेल आरेख बनाइए। डायरेक्ट सिर्फ आपको ये चीज बनानी है, समीकरण आपको दी हुई हो सकती है, नई विधि होगी तो कम से कम डैनियल सेल का याद आपको रखना है। इतना उतारिए, फिर एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक समीकरण दे दी Cu+2Ag प्लस Cu+2 2Ag, ठीक है। जाहिर सी बात है ये सॉलिड है, जहां पे आयन लिखा होता है वो एक्वस होता है, ये एक्वस है, ये सॉलिड है। प्रावस्था अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसका पूछ लेंगे सेल आरेख बनाइए, ठीक है। वही बात, लवण सेतु बनाओ। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और उसका अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण को हम कैसे लिखेंगे, कॉपर सॉलिड है, कॉपर+2 आयन में चेंज हो रहा है, सांद्रता जो नहीं दी गई है तो हम उसको 1m मानेंगे,
एक n सांद्रता है, ठीक है, Hg प्लस है, 2 नहीं लिखना, ध्यान रखना ये स्टाइकियोमेट्रिक होता है, ये कभी नहीं लिखेंगे, एक्वस हो जाएगा और Hg किस में चेंज हो गया अपना, सॉलिड में चेंज हो गया, कंप्लीट, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि इसका सेल आरेख बनाइए, एक नंबर का आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपल चीज है, बना देना, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और देख लो, निकल की रिएक्शन करा दी 2Hg प्लस से, Ni+2 बनाया, 2Hg बनाया, इसका सेल आरेख आप खुद बनाओगे, ठीक है। नहीं आएगा तो मेरे से पूछना कमेंट करके, मैं जरूर बताऊंगा। आज के लिए ये लेसन आपको इतना ही कराऊंगा, कल इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट आपको बताया जाएगा। थैंक यू।